हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स के बारे में। इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स ये आप जानते हैं, ठीक है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक? देखो, इसमें आपको बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स जानने को मिलेंगे। तो हमें पता है कोल्ड वॉर होता है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। वो जो कोल्ड वॉर वाला फेज रहता है उसमें आपको दो सुपर पावर्स इमर्ज होते हुए दिखते हैं, यूएसए और सोवियत यूनियन नोन एज यूएसएसआर। अब क्या होता है? अब देखो, ये दोनों पावर्स जो इमर्ज हो रही है ना, इन दोनों पावर्स के बीच में राइवलरी है। आपको पता है आइडियोलॉजिकल राइवलरी है, मिलिट्री राइवलरी है। अब इनके चक्कर में हुआ क्या? इनके चक्कर में हुआ यह है कि पूरा का पूरा विश्व जो है, ठीक है, तो द होल वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड बिटवीन द अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम क्या है, समझ में आता है? ये इसका क्लासिकल एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। आपकी क्लास में जैसे अब क्या सभी बच्चे हैं क्लास में, अब दो लड़के हैं, दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई है, ठीक है। दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई है, या फिर उन्होंने बात करना बंद कर दी, चलो लड़ाई नहीं हुई, कोल्ड वॉर ही रखते हैं हम, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में क्या होता है कि उन दोनों लड़कों ने आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर दी है। अब जब उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर दी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा पता है? उसका इंपैक्ट ये होगा कि क्लास के सारे लड़के जो हैं या तो इसकी टीम में या उसकी टीम में, एंड द सेम गोज फॉर द गर्ल्स आल्सो। लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो वही यहां पे हो रहा था। कोल्ड वॉर सिचुएशन थी, लेकिन वो कोल्ड वॉर में जो दो सुपर पावर्स थी ना, ये दोनों सुपर पावर्स अभी अपने अलायंस बनाने में लगी हुई थी, अपनी टीम बढ़ाने में लगी हुई थी, ठीक है, अपनी टीम बढ़ाने में लगी हुई थी। तो स्टेट वाज सपोज टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट्स अलाइज। अब क्या हो रहा है कि अब वर्ल्ड में जितनी भी दूसरी कंट्रीज थी, तो सारी दूसरी कंट्रीज के लिए सामने चैलेंज भी था एक, कि हमें किसी ना किसी अलायंस को से जुड़ना होगा। और जिस अलायंस से जुड़ेंगे, तो हम मान लो यूएस के अलायंस के साथ जुड़ गए, तो अब जो यूएसएसआर से खतरा है उससे हम बच जाएंगे। हम अपने प्रोटेक्टिव सुपर पावर के साथ में क्या है, प्रोटेक्टिव सुपर पावर के साथ में जुड़ गए, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सुपर पावर एंड इट्स अलायंस, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज समझाता हूं मैं आपको, एक चीज यहां पे आप देखना तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे आप। क्या हो रहा है कि इटली जो है, तो इटली अगर क्या हो रहा है कि यूएस वाले अलायंस के साथ में मिल रहा है, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि बाजू में जो हंगरी वगैरह है, तो ये कहीं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना करे, या फिर कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट ना उसको सहन करना पड़े, ठीक है। तो एग्रेशन जो है चाइनीज कह रहा हूं, यूएसएसआर का एग्रेशन जो है, वो इटली अपने आप को यूएसएसआर के एग्रेशन से बचाने के लिए उसको तो दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा ना। अब जब इधर से पावर आ रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं किसी पावर के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम था, ठीक है। आगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ? इससे जैसे अगर हम देखेंगे तो द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड बिटवीन द अलायंस सिस्टम। हर स्टेट जो है वो किसी ना किसी अलायंस को ज्वाइन कर रहा था। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंस यूज्ड द लिंक टू दी सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पस। अब फिर क्या हो रहा है देखो, कि जो स्मॉलेस्ट स्टेट्स थे ना, वो अलायंस को ज्वाइन इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने पर्पस को फुलफिल करना। तो उन्हें दिख रहा था कि अगर हम अलायंस किसी एक पावर के साथ किसी एक सुपर पावर की टीम में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे हो सकता है जो दूसरा पावर सुपर पावर है वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। वो कब्जा करे, इससे अच्छा तो यह है कि हम खुद जुड़ जाएं किसी दूसरे दूसरे ब्लॉक के साथ में, ताकि क्या है, ताकि हम बचे भी रहेंगे, रिस्पेक्ट भी रहेगी, और हमारे जो अपने पर्पस है वो फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लो, अब ये तो टीम बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। हम अपनी शर्तों के साथ में या फिर अपनी मदद के लिए, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए इनकी टीम में जुड़ जाते हैं, ठीक। वही हुआ। तो दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। तो अब जैसे जो स्मॉल स्टेट्स थे ना, अब उनको क्या होता है, उनको बड़ा फायदा मिलता है। जैसे आप पॉलिटिक्स में भी देखते हो ना कि वो जब क्या होता है, ये एमएलए को एमपीस को खरीदना बेचना चलता है, तो वो एमएलए एमपी को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन उसकी कीमत उस समय में बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके सपोर्ट से किसी बड़ी, मतलब जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जो आपस में कंटेस्ट कर रही है, उनका गेम बन सकता है, बिगड़ सकता है। तो इसी तरह से क्या था, कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन भी थी कि वहां पे जो अलायंस बन रहे थे, तो अब यूएस वाले अलायंस में कोई सा अगर स्टेट आएगा ना, तो यूएस का अलायंस भी खुश होगा, वो सोचेंगे हाँ हमारी टीम बड़ी हो रही है, ठीक है। अभी जैसे आपको अलायंस के नाम बताऊंगा मैं आगे, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस जो थे, तो नाटो और वॉर्सो पैक्ट, फिर वो इस तरह से अपनी ग्रुपिंग्स बनाते हैं। तो वही यहां पे हुआ कि जो स्मॉल स्टेट्स थे, दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर्स विथ whom they had rivalry। अब क्या है कि आपस में चुटपुट नेशन जो लड़ रहे थे ना, तो उन्होंने भी ऐसा सोच लिया कि मैं इसकी टीम में हूं, मैं उसकी टीम में हूं, ठीक है। तो देश जो है आपस में भी क्या होते चले गए, विभाजित होते चले गए, ठीक है। देश आपस में भी विभाजित होते चले गए और वो अलायंस का पार्ट बनने लगे। और उसी तरह से जैसे देखोगे आप, तो द एंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैंप्स। व्हाट वर दोस 2 कैंप्स? तो दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, तो वैसे जैसे देखोगे आप, ठीक है, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है 2 कैंप्स में डिवाइड हुआ था।
ठीक है, सिर्फ यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली सबसे पहले ये चीज आपको यूरोप में देखने को मिलेगी। तो यूरोप में हमें क्या देखने को मिलता है, एक वेस्टर्न अलायंस बनता है और एक ईस्टर्न अलायंस बनता है। अब आप इसे मैप पर देखने की कोशिश करो, थोड़ा समझ में आएगा। जैसे अगर हम यूरोप को देखते हैं, ये यूरोपियन मैप है, ठीक है, ये यूरोपियन मैप है। तो यूरोप की जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो एक अलायंस, मतलब एक टीम बन गई, येलो कलर, ठीक है, टीम येलो, नाटो है ये, नाटो फोर्सेस। और फिर जैसे अगर आप देखोगे तो जो दूसरी साइड थी, ठीक है, दूसरी साइड जो थी वो दूसरी टीम बन गई, ठीक है, दूसरी टीम टीम रेड बन गई। मतलब ये क्या है, ये जैसे यूएसएसआर के द्वारा जो लीड की जा रही है वो वार्सा पैक्ट साइन करते हैं ये लोग आपस में। तो इस तरह से क्या होता चलेगा कि वेस्टर्न अलायंस क्यों कहा जा रहा है, समझ में आ गया ना, क्योंकि यूरोप का ये वेस्टर्न पार्ट था और इधर जाओगे तो इधर यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए भी किसका पार्ट था, वेस्टर्न अलायंस का पार्ट था। वेस्टर्न अलायंस किसको दर्शाती है, वेस्टर्न अलायंस कैपिटलिज्म को दर्शाती है, वेस्टर्न अलायंस जो है लिबरल डेमोक्रेसी को दर्शाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे सोशलिज्म कम्युनिज्म को दर्शाया जा रहा है, ऑथोरिटेरियन रिजीम को दर्शाया जा रहा है ईस्टर्न अलायंस के द्वारा, विच इज बीइंग लेड बाय यूएसएसआर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, वर्ल्ड जो है, और वर्ल्ड भी वैसे ही डिवाइड हो जाता है कि कुछ, अब जैसे वर्ल्ड में आप देखोगे तो यूएसएसआर के नीचे इधर जाओगे, चाइना जो है, वियतनाम जो है, नॉर्थ कोरिया जो है, वो सब किसकी टीम में हो जाएंगे, यूएसएसआर, मतलब वेस्टर्न अलायंस में हो गए, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न अलायंस में हो गए। और इधर जैसे अगर आप देखोगे तो इधर कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज जो है वो किसके साथ, टर्की जो है, तो वो किसके साथ हो जाएंगे, वो वेस्टर्न अलायंस के साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से वर्ल्ड जो है वर्ल्ड पूरा डिवाइड हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, अब आपको तो पता है कि हाँ, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में वर्ल्ड जो है दो सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया था। तो किस तरह से हो रहा है वो समझ आ रही है चीजें, ठीक। तो वर्ल्ड वॉर डिवाइडेड बिटवीन वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। अब देखो इन्होंने अपनी ग्रुपिंग्स बनाना चालू करी। तो जैसे हम देखें तो वेस्टर्न अलायंस ने क्या बनाया, नाटो बनाया। नाटो क्या है, तो द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जैसे यहां देखेंगे तो ये क्या है, ये है एस, मतलब ये जो है ना, तो ये अटलांटिक सी है, इस तरह से, ऐसा ध्यान रख लेना कि कुछ बच्चों को ज्योग्राफी में ये दिक्कत जाती है, सर वो ओशियंस को पहचान नहीं पाते हैं, क्यों, जमीन तो फिर भी शेप दिखता है, ओशियंस का शेप नहीं दिखता है। तो उसका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। ये जो एस शेप्ड आपको सी दिखता है ना, ये अटलांटिक ओशियन है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इधर क्या हो गया, साउथ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। तो नाटो फोर्सेस कौन सी थी कि आप जैसे देखोगे तो अटलांटिक सी के जो नॉर्थ में, नॉर्थ अटलांटिक सी में जो जितनी भी कंट्रीज थी, जैसे यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, सॉरी यूएसए हो गया, यूएसए के ऊपर जैसे अगर आप देखोगे कनाडा हो गया, फिर फ्रांस, पोर्तुगल, ये सारी जो कंट्रीज आ जाएंगे, ब्रिटेन आ जाएगा, ये सारे कंट्रीज जो थे, ये सारे कंट्रीज किसका पार्ट हो गए थे, ये सारे कंट्रीज नाटो कंट्रीज हो गए थे। तो इस तरह से क्या होता है कि इनिशियली आज जैसे देखोगे तो इनिशियली जो था तो 12 मेंबर्स थे, ठीक है। तो नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। और ये क्यों बनाया गया था ये भी बता देता हूं, क्योंकि इधर से आप जैसे देखोगे तो यूएसएसआर एग्रेशन दिखा रहा था, यूएसएसआर एग्रेशन दिखा रहा था ना। तो जो बॉर्डरिंग कंट्रीज थी, ठीक है, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज थी, जैसे वेस्ट जर्मनी, जर्मनी की कहानी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो आप बर्लिन पे जो आपको डाउट आएंगे अभी आगे चैप्टर में, लेकिन अभी मैं आपको मोटा माटी समझा दे रहा हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या निर्णय निकल के आया था कि जर्मनी को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, जर्मनी को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक हिस्सा ब्रिटेन का, एक यूएसए का, एक फ्रांस का, और एक हिस्सा हो जाएगा किसका, यूएसएसआर का, रशिया को दे दिया था, मतलब एक हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह से जर्मनी को बांट दिया गया था। तो अब वेस्ट जर्मनी को यह डर लगता था कि रशिया हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, ठीक है। वेस्ट का पार्ट किसके पास था, यूएस के ऊपर, यूएस के पास था, ब्रिटेन के पास था और फ्रांस के पास था। तो उस तरह से क्या है कि ये नाटो जो बनाया गया ना, तो नाटो इसीलिए बनाया गया कि एक ग्रुपिंग बना ली गई अप्रैल 1949 में, एंड इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। तो इनिशियली 12 स्टेट्स ने स्टार्ट किया था, विच डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका would be regarded as an attack on all of them। तो इन्होंने अपनी ग्रुपिंग ये बना के ट्रीटी वीटी साइन कर ली, इस तरह से बोल दिया कि अगर एक पे भी हमला होता है, हमला करने वाला कौन है, वो दिखती बात है कि दूसरा जो ब्लॉक बन रहा था वर्ल्ड में उस समय, वो कौन सा था, वो आपका ईस्टर्न अलायंस था। तो उन्होंने भी ऐसी एक ट्रीटी साइन करी, वॉर्सो पैक्ट, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाटो ने अपनी क्या बना ली, ग्रुप बना लिया, ठीक है, ग्रुपिंग बना ली। तो उससे क्या है, वो कह सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे थे, ठीक है। तो एक मिलिट्री प्रेशर ग्रुप इन्होंने बना लिया अपना, फाइन। अब वैसे ही ईस्टर्न अलायंस भी अपना काम कर रहा था। तो ईस्टर्न अलायंस में आपको क्या देखने को मिलता है, इन्होंने वॉर्सो पैक्ट साइन किया, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट भी क्या था, वॉर्सो पैक्ट को अगर आप समझोगे ना तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि नाटो बन गया, इन्होंने एक इस तरह से अपना क्या कह सकते हैं फॉर्मलाइज्ड ग्रुपिंग बना लिया है वेस्टर्न अलायंसेस ने। ईस्टर्न अलायंसेस को भी लगा कि हम क्यों पीछे रह जाए। और कुल मिला के अगर आप बहुत कीनली ऑब्जर्व करोगे ना पूरा कोल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड को, तो रेस ही चल रही थी और कुछ नहीं चल रहा था। यूएस ने न्यूक्लियर वेपन बनाए, ठीक है, यूएसएसआर ने भी बनाए।
ठीक है, यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन बनाने, तो अब यूएस को लग रहा अब तो बराबर हो गए हम, आगे कैसे निकले, तो इन्होंने हाइड्रोजन बम बना लिया, इन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया, ये भी पीछे पड़ गए। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, सबमरीन्स बनाई या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई, तो इन्होंने भी बना ली। तो एक तरह से रेस ही चल रही थी कि आप जो बनाएंगे हम आपके बराबर आएंगे, फिर जो दूसरा है वो आगे निकलेगा, तो वो पूरी रेस ही चल रही थी। तो अब यहां पे क्या होता है कि वेस्टर्न अलायंस ने अपनी फॉर्मलाइज्ड ग्रुपिंग बनाई नाटो, ईस्टर्न अलायंस ने भी वॉर्सो पैक्ट साइन किया। ठीक है, तो 1955 में क्या होता है, जैसे अगर आपको देखेगा तो ईस्टर्न अलायंस जो थी, तो दे केम टू बी नोन एज वॉर्सो पैक्ट विच वाज लेड बाय सोवियत यूनियन। तो यहां पे भी एक ऐसी ग्रुपिंग बनी। तो इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटोज फोर्स इन यूरोप, कि यूरोप में जो कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर के दोस्त थे, ठीक है, यूएसएसआर के दोस्त थे या फिर जो ईस्टर्न अलायंस के पार्ट थे, उनके ऊपर कहीं नाटो फोर्स का एग्रेशन हावी ना हो जाए, उस चीज को चेक करने के लिए वॉर्सो पैक्ट साइन किया जाता है। वॉर्सो कहाँ है, तो पोलैंड का, पोलैंड में जैसे आप देखोगे तो पोलैंड में सिटी है वॉर्सो। ठीक है, तो वहां पे वॉर्सो में क्योंकि ट्रीटी साइन की गई थी तो वॉर्सो पैक्ट नाम हो गया, ऐसे नाम रखा उसका। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अलायंस सिस्टम। अब आप जरा समझो यहां पे अच्छे से, अगर हम देखें तो ये वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न यूरोप, जो वेस्टर्न अलायंस था, वेस्टर्न अलायंस यूएस से उधर उसके साथ मिल जाएगा, यूएसए के ऊपर कनाडा, वो सब मिलके क्या है, ये नाटो कंट्रीज हो गई, येलो येलो। ठीक है, रेड अगर जैसे देखोगे तो वॉर्सो पैक्ट मेंबर में कौन कौन आ जाएगा, तो ईस्ट जर्मनी में होता है ना, जर्मनी को डिवाइड कर दिया था, तो वेस्ट जर्मनी इधर हो गया, किसके साथ, वो वेस्टर्न अलायंस के साथ, ईस्ट जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, चिकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, इधर आप नीचे जाओगे कजाकिस्तान वगैरह सब आ जाएगा। ये किसका पार्ट हो जाएंगे, ये ईस्टर्न अलायंस का, मतलब ये वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स हैं, वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स हैं। वॉर्सो ये देखो पोलैंड में वॉर्सो। ठीक है, अभी आपकी नजर जा रही होगी ग्रीन कलर में, यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया किधर था सर, तो कहने को वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था। ठीक है, लेकिन यूगोस्लाविया जो है, तो अगर आप थोड़ा गौर करोगे उस पर, तो इसको ग्रीन कलर में इसलिए भी किया गया है, तो मार्शल टीटो, ठीक है, मार्शल टीटो जो थे तो उस समय पे यूगोस्लाविया में थे, और ये मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलर सपोर्ट से इलेक्शन जीते, सारा सब कुछ हुआ, और मार्शल टीटो की दोस्ती जवाहरलाल नेहरू के साथ। ठीक है, और फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने नाम, जो नॉन अलाइंग मूवमेंट जो चैप्टर का अगला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, तो ये वो वाली टीम में जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो कैसे दो पावर ब्लॉक्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे, उनके बीच की कहानी पूरी समझ में आ रही है। तो नो डाउट कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या है कि अलायंस बिल्डिंग प्रोसेस जो थी वो जोरों शोरों से चल रही थी, बहुत तेजी से अलायंसेस बनाए जा रहे थे, सब अपनी अपनी ग्रुपिंग्स बना रहे थे। ठीक है, यूरोप बिकेम द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। In some cases, the superpower used their military power to bring countries into their respective allies. ठीक है, अलायंस, तो ये चीज है। तो आपने देखा कि हाँ, जो स्टेज जो बना था ना अलायंस बिल्डिंग सिस्टम का, वो स्टेज यूरोप में बना था। तो यूरोप में किस तरह से क्या है कि सारी कंट्रीज को अपने अपने कब्जे में लिया जा रहा था, वेस्टर्न अलायंस अपने तरफ खींच रहे थे, ईस्टर्न अलायंस अपने तरफ खींच रहे थे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप। तो जैसे अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर ने क्या किया, ईस्ट यूरोप में बहुत तेजी से अपना एग्रेशन दिखाया। ईस्ट यूरोप में मतलब ये वेस्टर्न यूरोप हो जाएगा पूरा, ये वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज तो जुड़ी चुकी थी, किसके साथ में, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जुड़ चुकी थी नाटो फोर्सेस के साथ में। ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज थी, जैसे हम बात करें चिकोस्लोवाकिया की, हंगरी की, रोमेनिया की, तो यहाँ पे पता है जो स्टालिन था, ठीक है, स्टालिन कौन, सोवियत यूनियन का लीडर, तो स्टालिन ने इलेक्शंस को क्या किया, एक तरह से मॉडिफाई करवाया, तो अपने पपेट रूलर्स बिठाए, ताकि आइडियोलॉजी और कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है, तो एक तरह से प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट को बिठाया जा सके। तो ईस्ट यूरोप में स्टालिन बहुत एग्रेसिव था। ठीक, और यही हमारा टॉपिक है, अगर समझोगे यहाँ पे, तो क्या बताया जा रहा है कि यूरोप जो है ना, तो यूरोप में बहुत पावर टशल चल रही थी इस टाइम पीरियड में, कोल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड में। सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप हो गया, उसके बाद में जैसे ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो है, ठीक है, वेस्ट एशिया जो है, मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट की, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो, ठीक है, एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। अब यहाँ पे सेंटो सीटो क्या है, ये भी समझने वाली चीज है। मैंने बताया ना कि यूरोप तो बैटल ग्राउंड बना था, यूरोप के अलावा भी क्या है, अब जैसे नाटो फोर्सेस है, तो नाटो फोर्सेस कहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी, साउथ ईस्ट में, तो जैसे जापान वगैरह को जोड़ लिया नाटो फोर्सेस ने अपने साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखोगे सेंट्रल पार्ट जो है, ठीक है, एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर जैसे देखो, तो वहां पे सेंटो, तो उसमें टर्की वगैरह को अपने साथ लेना स्टार्ट कर दिया यूएस वाले, मतलब नाटो फोर्सेस ने। तो सब अपने अपने पावर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बताया था क्या, कि अलायंस बिल्डिंग प्रोसेस तेज हो चुकी थी बहुत। ठीक, सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशंस विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, ठीक है, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। अब एक पॉइंट यहां पे भी समझना है आपको, क्या हो रहा है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, जहां पे जापान वेपान की साइड में क्या कौन पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मैंने अभी बताया कि सेंटो वेंटो जैसे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे। तो
ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन से ये उस तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तो यहां पे यूएसएसआर वाला ब्लॉक भी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने भी क्या कर दिया, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया जो उसको अपने पावर में या फिर अपने साथ में लेने की कोशिश करी। अगर आप सेंटो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा था, ठीक है, टर्की वर्की को जोड़ रहा था अपने साथ यूएसए, तो यूएसएसआर ने भी क्या कर लिया, इराक को अपनी टीम में ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि वो जो अलायंस बिल्डिंग प्रोसेस है वो तेज हो चुकी थी, और ये एग्जांपल्स बता रही है एनसीईआरटी। आपको समझ में आ रही है ना चीजें? ठीक है, अब आप लोगों के मतलब थोड़े से और यहाँ पे डाउट्स जो हैं वो शायद अभी मन में रखे होंगे, वो यहाँ क्लियर होंगे। देखो कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे मैंने बताया आपको, हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब हमने किसकी टीम ज्वाइन करी थी? सर टीम बन रही थी तो हम तो रह गए, तो हमने तीसरी टीम बनाई थी, एक थर्ड वे आउट हमने ढूंढ लिया था। वो क्या था वो समझो। देखो तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जिन्हें मतलब आज़ादी मिलना चालू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1947, 49, चाइना वगैरह जैसे ये सारे देश जो आज़ाद हो रहे थे, ये किस तरफ जा रहे थे सर? तो many of the newly independent countries after gaining their independence from the colonial powers such as Britain, France were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. इन्हें यही डर लग रहा था कि हम जैसे ब्रिटेन से, फ्रांस से जो देश उनके गुलाम थे, ठीक है, उन्हें आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलने के बाद में हमारे सामने फिर चैलेंज यही आएगा कि किस ग्रुप में जाओगे, जिस ग्रुप में जाएंगे तो उस ग्रुप की बातें मानना पड़ेगी हमें। अब टीम में आ रहे हो तो टीम के जो प्लान है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे देशों को यही चिंता थी कि हम आज़ादी, फॉर्मली आज़ादी लेंगे और इनफॉर्मली आज़ादी फिर खो देंगे हम। ठीक है, तो क्या होता है, और दिखती बात है कि जब मान लो कि इंडिया अगर जैसे किसको ज्वाइन कर लेता, कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन कर लेता, यूएसए के साथ हो जाता, तो क्या होता, यूएसएसआर हमसे नाखुश हो जाता। यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते तो यूएसए नाखुश हो जाता। तो मतलब आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, जो मतलब न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे थे। उनको मतलब उनके सामने ये चैलेंज था कि आजादी को एंजॉय करें या ये सोचे कि आजादी को बचाया कैसे जाए। ठीक है, तो क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर। और उसी के साथ साथ में ऐसा भी नहीं था कि आप एक बार अलायंस ज्वाइन कर लोगे तो फॉर श्योर ये अलायंस में आप बने रहोगे। वो अलायंस भी टूट रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल अच्छा दिया है, कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है, तो कम्युनिस्ट चाइना quarreled with the USSR towards the late 1950s and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। चाइना जो है ना, चाइना की वो जो आदत है टेरिटरी कब्जा करने वाली, वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले समय से है। तो चाइना ने क्या किया, जैसे अब जब आप देखोगे सब इंडिपेंडेंस 1949 के बाद में माओ जेडोंग जो है, माओ तेसंग जो भी कहना है, ठीक है, तो माओ जेडोंग के पास में जब पावर आ जाती ना, तो उसकी लीडरशिप के अंडर में जैसे आप देखोगे तो बहुत एक्सपेंशनिस्ट उसके अलग अलग पॉलिसीज थी। तो वो तो ये कहता था कि ये भूटान और ये सारा पार्ट जो है, भूटान नेपाल वगैरह सब हमारा पार्ट है, ठीक है, चाइना का पार्ट है, मतलब उस तरह से क्लेम करता था। और उसी के साथ साथ में अगर आप नॉर्थ में देखोगे चाइना को, तो चाइना को अगर समझने की कोशिश करोगे, जैसे चाइना को नॉर्थ में भी देखने की कोशिश करोगे, तो ऊपर चाइना में कौन लगा हुआ है, रशिया, उस समय का यूएसएसआर। तो चाइना की ये क्लेम थे कि कुछ टेरिटरीज जो है हमारी, ठीक है, सिंकिंग मतलब प्रोविंस जो है उनकी, ऐसी कुछ है, तो वहां की कुछ टेरिटरीज जो है वो यूएसएसआर के पास है हमारी, वो हमारी होना चाहिए। मतलब चाइना वाज क्लेमिंग दैट टेरिटरी, और इन टेरिटरीज को लेकर उनके बीच में लड़ाइयां भी हो गई। अब दोनों एक ही ब्लॉक के थे, ईस्टर्न ब्लॉक के, और ईस्टर्न ब्लॉक के होने के बावजूद भी टेरिटरीज को लेकर लड़ाई थी। टेरिटरीज को छोड़ो, उसके बाद में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि चाइना के लीडर्स क्या है, कभी यूएसएसआर के लीडर्स को बोलते हो कि तुम क्या है, थोड़े से वाटरी टाइप से हो रहे हो कि आप यूएस के पास जा रहे हो। क्योंकि आप देखोगे स्टालिन के डेथ के बाद में जो लीडर्स आएंगे ना, तो थोड़े नरम थे, ठीक है, उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे आइडियोलॉजी को लेके, ठीक। और बाद में चाइना खुद यूएसए के साथ में क्या कर लेता, दोस्ती कर लेता, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ये। तो उस तरह से क्या है कि जो क्रैक्स और स्प्लिट्स थे अलायंस सिस्टम में, वो देखने को भी मिल रहे थे। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बड़ी कंफ्यूज थी, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ ना इस टाइम पीरियड में, तो वो ये था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, ठीक है, एक रास्ता जो दिखा, वो दिखा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। मतलब इस रास्ते भी नहीं जाना, इस रास्ते भी नहीं जाना, एक नया रास्ता बनाते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है, जैसे फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात करें तो मैंने बताया यूगोस्लाविया जो एक हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, इजिप्ट हो गया। तो ये जो देश जिनको आजादी मिली थी, उन्होंने अपना तीसरा रास्ता क्या निकाल लिया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, जिसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliance। उन्होंने बोला कि भैया इन्हें लड़ा दो आपस में, अपन क्या है, दूर खड़ो के बाहर भी खड़ो के ताली बजाएंगे, ठीक है। खैर ताली नहीं बजाएंगे, उनका भी अपना एक रोल था नॉन अलाइन कंट्रीज का, वो हम समझेंगे। क्लियर हुआ? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आएगी कैसे वर्ल्ड टू ब्लॉक्स में, या फिर ये जो हेडिंग है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, उस चीज को दर्शाया जा रहा है इस टॉपिक के द्वारा, ठीक है। अब एक डाउट और हो सकता है आप लोगों के मन में, वो ये हो सकता है कि सर यूएसए इतना पावरफुल, यूएसएसआर इतना पावरफुल, इन्हें लोगों को अपनी टीम में क्यों लेना है? मतलब खुद ही इतने पावरफुल है, फिर ये ग्रुपिंग क्यों बना रहे हैं? अब देखो,
ग्रुपिंग बनाना जो है वो एक आइडियोलॉजिकल गेम था। आइडियोलॉजिकल गेम, इकोनॉमिक गेम भी कह सकते हो उसको आप, ठीक है। कैसे कि दिखती बात है ना कि मेरी टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे मैं उतना पावरफुल दिखूंगा, तो वो अपने आप को एग्जिबिट करना चाहते थे और ज्यादा पावरफुल। अब ये प्रैक्टिकली उन्हें भी दिख रहा था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड जो था वो कोल्ड वॉर वाला क्यों था, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक्स को पता था इट विल नेवर लीड टू हॉट वॉर, ठीक है। मतलब कभी भी वो जो सिचुएशंस थी वो आपको हॉट वॉर में कन्वर्ट होते नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी क्या है, प्रेशर तो बनाए रखना होगा ना। तो उस चक्कर में क्या है कि सुपर पावर जो है वो अपनी अलाइज बनाने में तो लगे हुए थे। तो द स्मॉलेस्ट स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। अब जैसे सेंटो बना था, ठीक है, तो सेंटो बनाया तो एक तो नंबर बढ़ गए हमारी टीम में इतने लोग, और दूसरी चीज क्या है कि अब वो जो छोटे देश हैं लेकिन वो भी किसी ना किसी काम के हैं। जैसे राम सेतु जब बन रहा था तो छोटी गिलेरी थी लेकिन वो छोटा पत्थर ले जाके डाल रही थी कम से कम। तो वैसे ही क्या लग रहा था यूएसएसआर को, यूएसए को, कि हमारे अलाइज जो हम जोड़ेंगे तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, उनके कुछ रिसोर्सेज ले सकते हैं। जैसे अब क्या है कि आप देखोगे इराक वगैरह को जोड़ा अपने साथ, तो वो क्यों जोड़ा यूएसएसआर ने, ताकि वहां से ऑयल वगैरह मिल सके, और यही सोच के साथ में सेंटो बनाया गया कि वहां से ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो वेस्टर्न अलायंस को मिल सके, ठीक है। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया था। अब यूएसएसआर को दिख रहा था कि यूएसए उससे दूर है तो वो डरेगा कम, लेकिन उसने क्यूबा को जो अपना दोस्त बना लिया। समझना, देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ के आए हो तो समझ में आ रहा था कि हाँ अलाइज बनाएंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सुपर पावर को, दूसरे अलाइज को क्या कर सकते हैं, डरा सकते हैं। कैसे, ताकि अगर इन केस वॉर होता है तो हम जो हमारे अलाइज हैं उन्हें लॉन्च पैड की तरह यूज कर सके कि हाँ यहां हमारी ट्रूप्स वगैरह रख दो, वेपन्स रख दो। और यही हुआ कि क्यूबा में मिसाइल रखना मतलब क्या है, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए। फाइन, फिर अगली चीज क्या है, लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर नजर रखी जा सकती है। अब क्यूबा में बैठ के आप क्या है, क्यूबा में बैठ के ये पता लगा सकते हो कि पैसिफिक ओशन में क्या चल रहा है। तो यूएसएसआर ऐसे तो दूर है पैसिफिक ओशन से, लेकिन ऐसे पास भी है, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पे। फिर अगली चीज क्या है, इकोनॉमिक सपोर्ट in that many small allies together could help pay for military expenses। और फिर क्या, बूंद बूंद से घट मिलता है। तो अकेले एक कंट्री के ऊपर बर्डन बहुत हो जाता है इकोनॉमिक एक्सपेंसेस का। अगर हम बात करें सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर अगर मिलिट्री अलायंस बनाएंगे तो सारे देश मिलके क्या है, थोड़ा थोड़ा जो मिलिट्री एक्सपेंसेस थे उसको बियर कर सकते थे। फिर प्लस अलाइज वेर इंपॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस, और मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से गेम था पूरा आइडियोलॉजिकल गेम था, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो अलाइज आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए भी जरूरी थे कि वो अपनी आइडियोलॉजी को दर्शाते थे कि हाँ कैपिटलिज्म को या फिर लिबरल डेमोक्रेसीज को फॉलो करने वाले इतने कंट्रीज हैं। यूएसएसआर के अगर जो अलाइज होंगे तो वो ये दर्शाएंगे कि हाँ हमारी जो टीम है, मतलब सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इसको फॉलो करने वाले इतने लोग हैं। और इस आइडियोलॉजिकल रीजन को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि मेरी टीम में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं ना, तो उससे एक आइडियोलॉजिकल मतलब मैसेज ये जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल मैसेज ये जा रहा है क्या कि यार उनके साथ तो ज्यादा लोग हो रहे हैं, तो मतलब उनकी आइडियोलॉजी जीत रही है। आ रहे हैं समझ में, देखो कंटेक्स्ट समझना अच्छे से कि आइडियोलॉजिकल रीजन ऐसा, एक तो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट शो कर रहे हैं अलाइज कि हाँ कैपिटलिज्म सही है, कम्युनिज्म सही है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आप ये दर्शा सकते हो कि जब कैपिटलिज्म सही है तो कैपिटलिज्म सही है इसीलिए अलायंस ज्वाइन कर रहे हैं तो कैपिटलिज्म जीत रहा है, कम्युनिज्म सही है तो कम्युनिज्म को इसीलिए अलायंस ज्वाइन कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ कम्युनिज्म जीत गया, ठीक है। तो द लॉयलिटी ऑफ अलायंस सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग। आ गए समझ में, तो सुपर पावर्स वॉर जीत रहे हैं, भले ही वॉर हो नहीं रहा हो लेकिन वॉर जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे पॉइंट को लोग एग्री कर रहे हैं। विनिंग वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल, दैट लिबरल डेमोक्रेसीज एंड कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइसा वर्सा। तो मतलब जब मेरी, जैसे अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्या हो रहा है कि वियतनाम, अभी ये सारी चीजें मैं आपको जब इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताऊंगा एक स्पेसिफिक वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे अगर आप देखेंगे कि वियतनाम जो है, तो वियतनाम ने क्या कर लिया, वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे यूएसए को बहुत बुरा लगता है, यूएसए अपना सोल्जर्स उतार देता है। अब यूएसए का तो कुछ नहीं बिगाड़ा वियतनाम ने, लेकिन यूएसए ने क्यों सोल्जर्स उतार दिए, तो वो आइडियोलॉजिकल गेम चल रहा था, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। तो उससे हो सकता है कि दूसरे देश को भी ऐसा लगे कि नहीं नहीं, वियतनाम ने जब अगर मान लो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन किया, ईस्टर्न अलायंस को ज्वाइन किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये सही है। तो अपनी विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए अलायंस को जोड़ना अपने साथ बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको समझानी थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स जो है वो क्या है कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरी कहानी को समझ लिया। अब ये जो टसल जो चल रहा था ना, तो ये एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर कहाँ थे, मतलब किस किस जगह की बात नहीं कर रहे, मतलब किस किस डोमेन में इस तरह से क्या हो रहा था, आपको ये पावर टसल देखने को मिल रहा है। ये आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट।
मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।